गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एडुटेरिया जो 15-15 मंथ का मैगजीन निकाला हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है, उसको हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को लोग देख चुके हैं एक सेक्शन में, दूसरा सेशन में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे राज्य बिहार राज्य विशेष की बात करेंगे। तो इसमें फटाफट चलते हैं, 15-20 मिनट 15 से मिनट के आसपास में इसको सॉर्ट आउट करते हैं जल्दी। बिहार राज्य विशेष में देखेंगे बापू टावर का उद्घाटन। बापू टावर का उद्घाटन में देखेंगे हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर जो तांबा निर्मित है गर्दनी बाग पटना में उद्घाटन किया गया है। बापू टावर की खास बात के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या खास बात है। तो इसमें देखेंगे बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट है, ये पॉइंट याद रखना है, 120 फीट है। क्षेत्रफल इसका 7 एकड़ में है। 2 अक्टूबर 2018 को नीतीश कुमार द्वारा आधारशिला रखा गया था, ये भी पॉइंट है, याद रखना है कब इसका आधारशिला रखा, तो 2 अक्टूबर 2018। बापू टावर के निर्माण से उनकी जीवन तथा आदर्शों के आम जन तक पहुंचाने में आसानी होगी। महिला सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पटना के गायघाट में मॉडल पालना घर खोलने की घोषणा की गई है। पालना घर में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 32 राज्यों के चयनित 57 पर्यटन स्थलों में बिहार के 4 स्थलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें गया, नालंदा, विक्रमशिला तथा सीतामढ़ी को पुनौराधाम में। बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में कमजोर राज्यों के 25 लाख बच्चों को विशेष कक्षा प्रदान करने से है। मिशन दक्ष अभियान काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोसी नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोसी नदी को जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 58 घोषित किया गया। बिहार के जमुई जिला के सिझौड़ी गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की 10वीं शताब्दी की पालकालीन प्रतिमा मिली है। पटना विमेंस कॉलेज को 28 फरवरी से 11 मार्च तक राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए ठीक है। हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बच्चों में व्याप्त नाटेपन की समस्या में सुधार दृष्टिगत हुआ। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जहां 0 से 5 वर्ष यानी कि 48.3% बच्चे बौनेपन का शिकार थे, वहीं NHFS में 5 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चे की संख्या 42.9 हो गई है। बच्चों में नाटापन के मामले में सबसे खराब हालात सीतामढ़ी की है, वहीं सबसे अच्छी हालात गोपालगंज की है। बिहार के रियान 12वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के अंडर 13 में विजेता रहा। बिहार के रियान जो है, रियान 12वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के अंडर 13 श्रेणी के विजेता रहा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सत्ता संघर्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं विवाद की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि बिहार राज्य 28 जनवरी को हुए। बिहार राज्य में 28 जनवरी को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक विवाद देखने को मिला। 12 फरवरी 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तथा सरकार के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसका पृष्ठभूमि देखेंगे। 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन के पश्चात तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ। तत्कालीन अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए इसका निर्णय विधानसभा में बहुमत के आधार पर स्वीकार करने की बात कही। संवैधानिक प्रावधान। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत लाया गया। 179 के तहत, ये आर्टिकल याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके तहत इसके आ जाता है, तो 179 के तहत आता है। 243 सदस्यों में विधानसभा में 122 या उससे अधिक विधायक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे तभी प्रस्ताव पारित होंगे। अनुच्छेद
179 के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या पद त्याग देने या पद से हटाए जाने के संबंध में प्रावधान रखता है। पॉइंट को याद रखना है। 179 क्या कहता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होना हो तो भी, पद त्याग देने की बात हो तो भी, या पद से हटाए जाने की बात हो तो भी इसमें प्रावधान है 179 में। 179 ए व बी क्या कहता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देंगे, ये करा ए और बी में। वहीं 179 सी की बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव आने पर अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान स्पीकर के स्थान पर उपाध्यक्ष कार्यवाही संचालन करेंगे, उन्हीं के देखरेख में वोटिंग होती है। ओके, प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो वर्तमान सरकार के समर्थन में विश्वास मत के पक्ष में 130 मत पड़े, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष का मत भी शामिल होता है। ये पॉइंट को याद रखना है, विधानसभा उपाध्यक्ष का मत भी शामिल होता है। सत्ता पक्ष के 3 विपक्षी विधायकों का मत भी हासिल किया। नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष होंगे, ये भी पॉइंट रखना है। नंदकिशोर अध्यक्ष बने अभी और वो 17वें अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से 125, तो उनको बनाए रखने के पक्ष में विपक्ष दलों की ओर से 112 सदस्य हो सके। दल बदल विरोधी कानून की भी बात करेंगे इसमें। तो बिहार विधानसभा में सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्षी दलों के 3 सदस्यों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई, जिसके बाद ही दल बदल विरोधी कानून चर्चा के मुख्य बिंदु भी शामिल हो गए। मुख्य प्रावधान क्या है? मुख्य तो देखेंगे, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है। कई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टियों के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। अपवाद की बात करेंगे, इसमें क्या है? तो कम से कम 2/3 विधायक किसी राजनीतिक दल को त्याग कर अन्य दल में शामिल हो सकता है। सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों की अयोग्यता करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की बात करेंगे। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना क्या है? तो बिहार में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा 21-22 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास लॉन्च किया। याद रखना 21-22 में। 21-22 में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, सिवान आदि कुछ जिलों में लागू किया गया, जिससे वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सघनता से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में 22-23 में बिहार में मत्स्य उत्पादन, याद रखना है, वर्तमान 22-23 में बिहार में मत्स्य उत्पादन 8.46 लाख टन है, जिसे 10 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, बिहार में कितना है 22-23 में? तो 8.46। कितना रखने के पहुंचाने का टारगेट है? 10। योजना के तहत लाभ क्या है? तो इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% अनुदान के प्रावधान भी रखता है। सामान्य वर्ग के किसान को 50%, SC/ST वर्ग के लिए 70%। इस योजना के तहत किसानों को कुल भूमि में 60% में तालाब बनवाना है तथा शेष 40% में तालाब के लिए निकाले गए मिट्टी को भरकर उद्यानिक फसल भी लगाने की बात करती है। योजना का लाभ क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण में सहायक भी होता है तालाब बनाना, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार सृजन में सहायक होता है, कृषकों को आर्थिक सशक्तिकरण भी मिलता है। बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके बारे में देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ करते हुए संबंधित पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत जातिगत सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवार को उद्यम शुरू करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य में 94,93,312 गरीब परिवार के एक सदस्य को
उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। लघु उद्यमी योजना की थीम, लघु उद्यमी योजना की थीम है हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बहुत अच्छा बात है। लघु उद्यमी योजना का थीम क्या है? हर घर उद्यमी, हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। बिहार लघु उद्यमी योजना का खास बातें क्या क्या है? तो इस योजना के सभी वर्गों के लोगों के लिए लाई गई है। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। 2 लाख की सहायता राशि लाभार्थी को 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त 25%, दूसरा किस्त 50% और तीसरा किस्त में 25%। इस योजना को 62 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। योजना लाभार्थी बिहार के निवासी हो उसी को मिलेगा। 18 से 50 वर्ष की एज हो तभी मिलेगा। परिवार का मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो तभी मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। नागी पक्षी उत्सव महोत्सव, नागी पक्षी उत्सव महोत्सव 2024 की बात करते हैं। योजना तिथि 17 से 19 फरवरी 2024। उद्देश्य पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। स्थान नागी पक्षी आश्रय जमुई। ये आश्रय सैकड़ों स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों को अधिवास है। वरिष्ठ भाजपा नेता तथा विधानसभा में लगातार 7वीं बार पटना साहिब के प्रतिनिधित्व करने वाला श्री नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विधानसभा के 17वें तथा आजादी के बाद 16वें अध्यक्ष, विधानसभा के 17वें और आजादी के बाद 16वें अध्यक्ष। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 12 फरवरी को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 पेश किया गया। 22-23 में बिहार का 15.5% की वृद्धि दर देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया है। याद रखना है, 22-23 में बिहार 15.5% की दर से वृद्धि की, जो देश के सबसे तेज बढ़ने वाला राज्य बना। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% बढ़कर हो गया 59,637 रुपया होने के अनुमान है। ये बड़ी बात है। लगभग 13.9% बढ़ा है प्रति व्यक्ति आय। अभी के समय में हो गया 59,637 रुपया। वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% की दर से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया होने के अनुमान है। क्या कर रहा है? वर्तमान मूल्य पर बिहार सरकार सकल घरेलू उत्पाद में 15.5% की दर से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। 12 फरवरी को सत्ता पक्ष के विश्वास के कारण अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष से पद छोड़ना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से 125 तथा विपक्षी दलों की तरफ से 112 मत पड़े। इस मत का गणना भी याद रखना है, कितने विपक्षी को पड़ा और कितना सत्ता को पड़ा, 125 और 112। बिहार राज्य में 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन के बाद 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन के बाद 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेने के बाद विश्वास मत पक्ष में पड़े 130 मत। ये भी याद रखना, कितने मत पड़े? तो 130। बिहार को मुंबई में आयोजित आउटबाउंडेड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का अवार्ड मिला। बेतिया के गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिल्स चिड़ियाघर राज्य की मदद करनी पड़ी। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा अब तक के सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 24-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपया बजट पेश किया गया। ये याद रखना है, 2,78,725.72 करोड़ का बजट पेश किया गया है। साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ लेखिका श्रीमती उषा किरण खान का निधन हो गया है। उनका जन्म दरभंगा जिले के मंझोलिया गांव में है। 2011 में पद्मश्री उषा किरण खान को मैथिली उपन्यास भामती इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे पद्मश्री भी मिला और इनका देहांत भी हो गया है। तो 2011 में पद्मश्री उषा
किरण खान को मैथिली उपन्यासकार भामती के लिए साहित्य अकादमी भी प्रदान किया गया था। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिजली, बाढ़, हीट वेव और शीत वेव के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है। इसका एक ही है कि जैसे आपको बिहार के किसान लोग अगर घर से बाहर हो या खेती कर रहा हो तो उसे आधा घंटा पहले जैसे कि बिजली कड़कना, हीट वेव, ये सब चीज के आपको आधा घंटा पहले संकेत मिल जाएगा तो आप सुरक्षित जगह पे जाएंगे। नीतीश का फुल फॉर्म है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से मिला, यानी पटना आईआईटी के द्वारा इसे बनाया गया। हाल ही में बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाने की घोषणा की गई। पीरपैंती में ताप विद्युत के स्थान कोल इंडिया के सहयोग से की जाएगी। कोल इंडिया के सहयोग से की जाएगी। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में बिहार का 18वां स्थान है। बिहार में सरकार द्वारा 171 तरह के सेवा ऑनलाइन उपलब्ध की जाती है। ओके, अब देखते हैं विविध वाला। विविध में क्या क्या है इसको जल्दी शॉर्ट में देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखेंगे हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 2023 का है। ठीक है, गुलजार साहब को मिला और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया। किसका? ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1961 में स्थापित किया गया। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में साहू शांति प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा? साहू शांति पुरस्कार द्वारा किया गया था। साहू शांति पुरस्कार प्रसाद द्वारा 1944 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपया नगद राशि पुरस्कार, एक प्रशस्ति पट्टिका और देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। याद रखना, 11 लाख नगद, प्रशस्ति पट्टिका और सरस्वती देवी की प्रतिमा। मलयालम लेखक GS कुरुप इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे 1965 में। पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको मिला? मलयालम लेखक था GS कुरुप को। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में सम्मानों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कुछ बदलाव किया गया है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म इंदिरा गांधी पुरस्कार को अब केवल निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कहा जाएगा। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार को अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कहा जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदलकर राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कर दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपया से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। बाफ्टा फिल्म की बात करेंगे तो आयोजन स्थल लंदन है। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को दिया है बाफ्टा फिल्म में। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करेंगे तो एम्मा स्टोन है, जो पुअर थिंग्स की है। लीडिंग एक्टर की बात करेंगे तो सिलियन मर्फी है, जो ओपेनहाइमर का है। अब बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर नोलान है, जो ओपेनहाइमर का निर्देशक है। 66वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार की बात करेंगे तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला फ्लावर्स रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स जो है मिली साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो मिडनाइट, जो टेलर स्विफ्ट है। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो व्हाट वाज आई मेड फॉर को मिला। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजागोपालन, तबला वादक जाकिर हुसैन तथा तबला वादक सेल्वा गणेश के फ्यूजन संगीत समूह शाकिल ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है। दिस मोमेंट। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने
पश्तो और एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी जीता। कौन है? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजा राकेश चौरसिया ने पश्तो और एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी जीता। पहली बिम्स्टेक एम्बेस्टिक चैंपियनशिप का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। बिम्स्टेक हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सदस्य इसका कौन कौन है? तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। क्लियर? सदस्य में कौन कौन हो गया? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। स्थापना है 1957। सचिवालय है इसका ढाका। महान धाविका और आयुष अध्यक्ष पीटी उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? पीटी उषा को। आदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला। आदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एआई सरकारी सेवा में अपने अग्रणी सेवाओं के लिए नौवां गौटेक पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान भारत सरकार के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के परिवर्तनकारी योजना आईरेस्ट के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। आईरेस्ट का लक्ष्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग एआई का लाभ उठाना ही है। अब खेल की बात करेंगे तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के बेनेनो में आयोजित आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विजेता दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारत के रेसलिंग फेडरेशन निलंबन रद्द कर दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारत के रेसलिंग फेडरेशन को निलंबन रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अनावेल सदरलैंड द्वारा महिला टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। उन्होंने मात्र 248 गेंदों में यह उपलब्धि किया, 248 में उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीता। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीता। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2024 में एलन बॉर्डर मेडल यानी मिचेल शर्मा और बोल्डिंगा क्लार्क अवार्ड एशले गार्डन को मिला। याद रखना ये दोनों मिला है। एलन बॉर्डर मेडल है मिचेल शर्मा को और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है एशले गार्डन को। महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे तो 1 फरवरी को क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस जिसका थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जिसका थीम है क्लोज द गियर गैप। याद रखना है। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक, 2 फरवरी आर्द्रभूमि, थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी है विश्व कैंसर दिवस, थीम है क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी की बात करेंगे तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस की बात करेंगे जिसका थीम है टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, थीम है टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी की बात करेंगे तो विश्व दलहन दिवस की बात करेंगे जिसका थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। 11 फरवरी की बात करेंगे तो विज्ञान में महिलाओं तथा बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विज्ञान में महिलाओं और तथा बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसका थीम है क्लोजिंग द जेंडर गैप इन साइंस एक्सेलरेशन एक्शन। 13 फरवरी के तो विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस जिसका थीम है रेडियो अ कंट्री इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। कुछ नियुक्तियां की बात करेंगे तो जय शाह को पुनः एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पुनः जय शाह को। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु
को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। पहली बार उत्तराखंड की न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। थल सेना के उपग्रह लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार को उत्तरी कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया। थल सेना के उपग्रह लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। क्या भारत सरकार द्वारा आईआरएस अधिकारी है नरेंद्र कुमार यादव, जिसको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। श्री यादव इस आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सिविल सेवक है। बहुत अच्छा है, पहली बार सिविल सेवक कोई इस ब्रांड एम्बेसडर बना है। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अहमद अवध बिन मुबारक को यमन का प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब को फिनलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अलेक्जेंडर स्टब को फिनलैंड का राष्ट्रपति बना। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्स पर उन्हें बधाई भी दिया है। चलिए, हमारा फरवरी का 1 से 15 फरवरी तक का करेंट अफेयर्स में लगभग फिनिश हुआ है। तो ओके दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखेंगे। ओके, यस, स्टार्टिंग देखेंगे। करंट अफेयर कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे है जो सबका डीप में है, तो ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और सेशन में हम 15 फरवरी तक का कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।